हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेयर एंड एजुसेयर। हम लोगों ने पार्ट 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक हमारा चल रहा था। उसी में ये सेकंड पार्ट में लेकर के आई हूँ। इसमें टीथ के बारे में हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, थोड़ा सा पार्ट टीथ का और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वो आप लोग देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीथ की ग्रॉस एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टीथ होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, यानी इनकी जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन ग्रॉस एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ऑल टीथ आर इक्वल, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। अपर पार्ट ऑफ जो टीथ होता है वो हार्ड होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो अपर पार्ट दिखाई दे रहा है टीथ का, ये वाला, ये कैसा होता है? हार्ड होता है, वाइट कलर का होता है और ब्राइट होता है। इसी को कहते हैं इनेमल। यहाँ देखिए मैंने लाइन डिनोट करी है और नाम लिखा हुआ इनेमल। तो ये वाइट कलर का हार्ड पार्ट इनेमल होता है। ये किससे बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और जो इसका लोअर पार्ट है इनेमल का, यानी इनेमल के नीचे, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये दांत, ये पूरा होल टीथ जो है ये डेंटिन का बना होता है। तभी हमें क्वेश्चन आता है कई बार कि दांत किस चीज़ के बने होते हैं, तो दांत डेंटिन के बने होते हैं। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो कठोर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इनेमल होता है। यही इनेमल है जो कि दांत में ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। उसके बाद डेंटिन के नीचे यहाँ पे ये जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी में पल्प भरा हुआ होता है। इसे कहते हैं पल्प कैविटी। ये पल्प इसमें भरा हुआ होता है और ये नीचे तक गई है। यहाँ देखिए, ये नीचे तक गई है, इसमें ये पूरा पल्प भरा हुआ होता है। इसी से रूट कैनाल निकलती हैं। जब हम लोगों की दांतों में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर रूट कैनाल को फिलिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। यही रूट कैनाल वो होती हैं और यहीं पे आपके ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसमें पूरा पल्प भरा रहता है, पूरी कैविटी होती है, इसी में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर इसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से इतना पार्ट हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में टीथ का देखा और टीथ के बारे में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब ख़त्म हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से ले लिए जाते हैं। सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें। सलाइवा यानी कि लार हिंदी में कहते हैं, ये हमारे माउथ में बनती है, माउथ को गीला रखती है, टंग को गीला रखती है। तो ये कहाँ से आता है? ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, उन ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता रहता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में 2 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है माइनर जिसको कहते हैं एसेसरी, और दूसरी होती है मेजर या मेन। जो माइनर जो होती हैं ये कम मात्रा में सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, इनसे सलाइवा कम मात्रा में सिक्रीट होता है। और जो मेजर होती हैं ये मेन सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये 3 पेयर होती हैं, 3 पेयर्स अलग अलग टाइप की होती हैं, इनसे सलाइवा सिक्रीट होता है और अधिक मात्रा में होता है। कौन कौन सी होती हैं 3 पेयर में? इनके नाम मैंने यहाँ दिए, अभी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। ये है सबलिंगुअल ग्लैंड, नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। 3 है, ये 3 प्रकार हैं, इनके 3 पेयर्स पाए जाते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अभी ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है। इसमें मैंने आपको बताया सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सब लिंगुअल ग्लैंड लिखा हुआ है और ये होती कहाँ है? ये इस जगह पे, ये यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कल जब मैंने आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बताया था तब भी जो हमारा माउथ है, माउथ पे ऊपर पैलेट के वहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स दिखाई थी ग्रीन कलर में। यहाँ पे मैंने उसका अच्छे से डायग्राम बनाया है स्पेशल। ये है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स की क्या खास बात है? कई बार
आपने सुना होगा कि मम्स रोग हो गया या किसी को गलसुआ रोग हो गया, होता क्या है, वायरस का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन वायरस का हमारे माउथ में हो जाता है और उस टाइम ये पैरोटिड ग्लैंड्स फूल जाती हैं, इसलिए हमारे कान के पास का हिस्सा स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। तो यही पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो कि फूल जाती हैं मम्स के केस में, मम्स डिसीज़ में। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ है, ये इस हिस्से में ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो तीनों ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से जो मेन होती है, मोस्ट ऑफ लार्ज जो है, वो है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड है उससे सबसे ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड आल्सो कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट, इसको स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। इट इज़ रिलेटेड टू मम्स डिसीज ऑल्सो, ये मम्स डिसीज से रिलेटेड है, अभी अभी आपको मैंने बताया। ये सलाइवा के बारे में ख़त्म हो गया, पूरा माउथ हमने समाप्त कर लिया, माउथ के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट था वो सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स माउथ के जस्ट बाद में, आपको याद हो, आप मेरा जो कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको आप देख सकते हो, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाया था। माउथ के पास से ही ब्लैक मैंने बिल्कुल उसमें डिनोट किया हुआ है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। अब ये फेरिंग्स क्या होती है, जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होती है और ये फूड और रेस्पिरेशन दोनों का काम करती है, क्योंकि माउथ के पास में ही है, वहीं से रेस्पिरेशन भी होता है। तो रेस्पिरेशन में और फूड लेने में, दोनों में ही इसका रोल मेन होता है। और इसका इम्पोर्टेंट जो काम है वो क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस मीन्स ध्वनि की गूंज। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ में जो गूंज उत्पन्न होती है वो इसी के द्वारा उत्पन्न होती है, फेरिंग्स के कारण। इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर होती है, यानी 13 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। और इसमें 1 पेयर ऑफ टॉन्सिल भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि टॉन्सिल कहाँ पे पाए जाते हैं। जब भी आपने कभी सर्दी वगैरह होती है तो लोगों के टॉन्सिल फूल जाते हैं, सुना है कि टॉन्सिल फूल गए हैं, ये थ्रॉट में होते हैं, तो ये फेरिंग्स रीजन में होते हैं। कहाँ होते हैं, डायग्राम में देखेंगे। इसका जो शेप होता है फेरिंग्स का, वो फनल शेप होता है, या हिंदी में उसको कीप के आकार का शेप बोलते हैं। अब यहाँ जो फेरिंग्स है हमारे माउथ में, वो 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। हिंदी में इनके नाम क्या है, नेजोफेरिंग्स नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना है। अब हम इसको डायग्राम में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखिए, मेरे ख्याल से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये माउथ है, माउथ का डायग्राम, यानी हमारा जो स्कल है, स्कल से लेकर के माउथ चिन तक का ये डायग्राम बना हुआ है। इसके अंतर्गत अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश की है, समझती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए नेज़ल ओपनिंग, यानी हमारी नोज़ जहाँ से हम सांस लेते हैं। उसके बाद अंदर यहाँ पे एक पैलेट होती है, तालू जिसको कहते हैं, ये है हार्ड पैलेट। और एक दूसरी पैलेट होती है नाक के यहाँ पे, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये 2 पैलेट होते हैं, यानी तालू होते हैं ऊपर और नीचे का, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। इन पैलेट के जो जहाँ पे ये एंड हो रहे हैं वहाँ पे देखिए, ये वहाँ पे ये ओपनिंग टाइप की हो रही है। ये पैलेट, ये जो नोज़ है, इसकी ओपनिंग पूरी स्कल के यहाँ पे पीछे तक हो रही है। और ये जो पीछे वाला रीजन है, यानी ये हार्ड पैलेट से सॉफ्ट पैलेट तक का, ये रीजन क्या कहलाता है, नेज़ोफेरिंग्स कहलाता है। ये रीजन आपका नेज़ोफेरिंग्स कहलाता है, नासाग्रसनी। नेक्स्ट उसके बाद ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहाँ होता है, जहाँ पर ये माउथ है, ये देखिए मैंने माउथ लिखा हुआ है, ये माउथ, माउथ की ओपनिंग आपको दिख रही। माउथ की ओपनिंग जहाँ अंदर होती है हमारे जो है गले की साइड में होती है, फेरिंग्स रीजन में जहाँ पे माउथ की ओपनिंग होती है, वहाँ पर सॉफ्ट पैलेट से ले करके और ये रीज़न है, यहाँ तक ओरोफेरिंग्स होता है। अब ये रीज़न कौन सा है, ये रीज़न है यहाँ पे एक बोन पाई जाती है, ये टंग है हमारी, ये टंग वाला रीज़न हो गया। टंग के बाद यहाँ पर ये एक
बोन पाई जाती है, इसका नाम है हायोइड बोन। तो माउथ की जहाँ ओपनिंग हो रही है वहाँ से लेकर के हायोइड बोन तक का जो रीजन है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। और इसी ओरोफेरिंग्स में यहाँ पे टॉन्सिल पाया जाता है। ये देखिए डायग्राम बनाया है और इसको डिनोट भी किया है, पैलेटाइन टॉन्सिल। ये टॉन्सिल, तो क्वेश्चन आता है कि टॉन्सिल किस रीजन में पाया जाता है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स या नन ऑफ दिस। तो आंसर इज ओरोफेरिंग्स। टॉन्सिल ओरोफेरिंग्स रीजन में होते हैं। उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स, तो ये जहाँ हायोइड बोन है, हायोइड बोन से स्टार्ट होकर के और यहाँ तक ये रीज़न है लैरिंगोफेरिंग्स का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो डक्ट बनी हुई है, ये दो डक्ट बनी हुई है। ये दो डक्ट कैसी, एक पीछे वाली जो डक्ट है वो है आपकी ईसोफेगस ट्यूब, ये ईसोफेगस ट्यूब, और जो इधर वाली डक्ट है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्यूब। तो जो रेस्पिरेटरी डक्ट है उसके ऊपर एक कैप भी लगी हुई है। ये कैप को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड बाउल्स लेते हैं, तो वो फूड बाउल्स जो हमारी फेरिंग्स से होते हुए नीचे को इसोफेगस की तरफ आने होते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ से एयर भी आ रही है। ये देखिए मैंने बनाया है ये नोज़ वाला, ये एयर आने का रास्ता है। एयर कहाँ जा रही है, रेस्पिरेटरी डक्ट में, और ये माउथ से फूड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस की डक्ट में। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं, जो एयर वे है और जो फूड वे है, ये दोनों वे एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, ये दोनों ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स दोनों रीजन में क्रॉस कर रहे हैं। ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स दोनों रीजन में क्रॉस कर रहे हैं। तो जब फूड माउथ से ईसोफेगस में उसको जाना है, तो जब ईसोफेगस में उसको जाना होता है तो ये जो एपिग्लोटिस है ये एक ढक्कन होता है, घाटी ढक्कन बोलते हैं इसको। ये ढक्कन क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए रेस्पिरेटरी डक्ट पे बंद हो जाता है, जिससे कि भोजन यहाँ ना चला जाए, फूड यहाँ ना चला जाए। गलती से कभी कभी आपको बीच में फंदा लगता है, यानी ठसका सा लगता है, क्योंकि खाना या पार्टिकल फूड के ये इधर श्वसन नली में चले जाते हैं, इस कारण से। तो ये एपिग्लोटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम खाना खाते हैं बार बार ये खुलती है और बार बार बंद होती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि खाना खा रहे हैं तो सांस नहीं लेंगे, सांस तो लेते ही हैं। तो एपिग्लोटिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको बहुत अलर्ट रहना होता है कि कब बंद होना है और कब खुलना है। यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वही लिखी है कि फूड एंड एयर एक दूसरे को ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स में क्रॉस करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फूड एंड एयर कैन क्रॉस ईच अदर टू दीज टू रीजन, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब नेक्स्ट जो डाइजेशन में पार्ट आता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस या जिसको कहते हैं ग्रास नली। ईसोफेगस आपने देखी थी, लंबी सी नली थी जो ऊपर भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसकी ओपनिंग लैरिंगोफेरिंग्स के स्थान से होती है। वो नीचे आ करके सीधे ईसोफेगस कहाँ खुलता है, स्टमक में खुलता है। तो फेरिंग्स की ओपनिंग जो है वो ईसोफेगस में होती है। जो फेरिंग्स है वो कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ईसोफेगस में ख़त्म हो रहे हैं। और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है ईसोफेगस की, वो 25 to 30 मिलीमीटर होती है। इसमें एक और स्पेशल बात होती है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। ईसोफेगस में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर इसकी जो वॉल होती है ईसोफेगस की, उस वॉल में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती हैं और भोजन को चिकना बनाती रहती हैं। जब हम माउथ से भोजन को खाते हैं तो लार के द्वारा, टंग के द्वारा उस जो बाउल होता है फूड का, उसको लुगदी जैसा बनाया जाता है, और उस लुगदी जैसा बना करके गीला गीला उसको बना करके आगे को धकेला जाता है। जब वो धकेला जाता है फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस में जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है उसको और ज़्यादा लसदार, और ज़्यादा गीला, और ज़्यादा महीन बनाती है, जिससे कि उसको आगे जाने में दिक्कत ना हो। ईसोफेगस के
हम फंक्शन देखें तो ईसोफेगस क्या क्या काम करता है। यहाँ मैंने देखिए फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट से आपको बताने की कोशिश की है कि बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, इन तीनों का काम एक ही होता है। क्या काम होता है? फूड बाउल्स को स्वेलोइंग कराना, निगलन कराना, यानी आगे को धकेलना। कहाँ के लिए? स्टमक के लिए। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। यदि आप कहीं डिटेल में रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बहुत हेल्प करेगा। तो इसका जो फंक्शन है वो है बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, तीनों का एक ही फंक्शन होता है, सॉलोइंग यानी कि डेग्लूटिशन, या इसको निगलन कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ तक का यदि हम डाइजेशन एक फ्लो चार्ट में देखें तो स्टार्ट हुआ कि फूड बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी में गया, उसके बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के ओरोफेरिंग्स रीजन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ओरोफेरिंग्स में जाने के बाद भोजन वापस से नहीं आता, पीछे कोई जाता है। फिर लैरिंगोफेरिंग्स की हेल्प से, एपिग्लोटिस की हेल्प से ईसोफेगस में आता है। इस प्रोसेस में 2 स्टेप्स होती हैं। कैसे 2 स्टेप्स होती हैं? एक स्टेप होती है वॉलंटरी या ओरल फेस, दूसरी प्रोसेस होती है इनवॉलंटरी फेरेंजियल फेस। इसमें क्या होता है? वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक। जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह में ही होता है, तब हमारी इच्छा से हम चाहें तो उसको बाहर निकाल दें या हम चाहें तो अंदर धकेल दें। जब तो ये काम हमारी इच्छा से होता है। ओरल फेस इसीलिए लिखा हुआ है, वॉलंटरी इसीलिए लिखा हुआ है। लेकिन जो सेकंड स्टेप होता है, खाना हमने खाया, चबाया, लार में मिक्स किया और उसके बाद उसकी लुगदी बन गई, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी टंग है वो ऊपर बकल कैविटी में थोड़ी देर के लिए चिपक जाती है और खाने को पीछे की ओर धक्का देती है। तो धक्का देती है जब फेरेंजियल फेस में खाना पहुंच जाता है, तब उसके बाद आप इनवॉलंटरी फेज में होते हैं, यानी अब भोजन को वापसी नहीं कर सकते, भोजन अंदर ही जाएगा, ईसोफेगस के साइड ही जाएगा। उस समय क्या होता है, एपिग्लोटिस क्लोज हो जाती है, लैरिंगोफेरिंग्स पे जो एपिग्लोटिस लगा होता है वो बंद हो जाता है, जो एयर का वे है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही सॉलोइंग हो जाती है, भोजन अंदर पहुंच जाता है, ये एपिग्लोटिस फिर से ओपन हो जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। ये सेकंड स्टेप है। इस तरीके से इसमें ये स्टेप चलती हैं, किसमें? ईसोफेगस में। हमने ग्रास नली या ईसोफेगस का देखा कि ये बहुत ही मेन रोल अदा करती है। इसकी एक एक बात को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते ही हैं। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगा के भी लिखा हुआ है। क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट? टाइप्स ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन ईसोफेगस। ईसोफेगस की जो लेयर बनी होती है, ईसोफेगस की जो दीवार बनी होती है, वो मसल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मसल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस ईसोफेगस में जो इसका अपर 1/3 रीजन होता है, अपर 1/3 रीजन यानी ऊपरी 1/3 हिस्सा जो होता है, वहाँ पे लीनियर मसल्स पाई जाती हैं, रेखीय मसल्स पाई जाती हैं। जो ईसोफेगस का मिडिल पार्ट होता है, वहाँ पे लीनियर और अनस्ट्रिप्ड यानी रेखित और अरेखित दोनों मसल्स पाई जाती हैं। जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट होता है, जो स्टमक में खुलने वाला होता है, वहाँ पर लीनियर मसल्स पाई जाती हैं। ये ह्यूमन के केस में होता है। दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंट लीनियर एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स बोथ इन ईसोफेगस। ह्यूमन में दोनों ही मसल्स पाई जाती हैं, रेखित एंड अरेखित। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन ईसोफेगस में किस टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, तो दोनों टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। लेकिन जो रूमिनेटिंग या कट चेविंग जो होते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, शीप हो गई, इनमें क्या होता है? इनमें शो ओनली लीनियर मसल। इनकी जो ईसोफेगस होती है उसमें केवल रेखित पेशी होती है, और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है जब डीपली पूछा जाएगा तब। तो ये आपको ईसोफेगस के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था बता दिया गया। अब नेक्स्ट है स्टमक। अब मेन हम स्टमक पढ़ेंगे, जो कि डाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टमक की ये डायग्राम है स्टमक का। इस टाइप से आपको दिख रहा है। कैसा शेप इसका दिखाई दे रहा है? सिकल शेप। सिकल मीन्स हंसियाकार, हंसिया की आकृति का दिखाई दे रहा है। हिंदी में बोलते हैं, सबके घरों में होता है, उससे सब्जी वगैरह काटी जाती है, वही है ये सिकल शेप। वही शेप का हमारा स्टमक दिखाई देता है। ये 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी,
और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, फंडस, नेक्स्ट है कार्डिया, नेक्स्ट थर्ड है बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस, बॉडी ऑफ स्टमक भी बोलते हैं, कॉर्पस भी बोलते हैं। और यहाँ ये है पाइलोरस, यानी ये फंडस सबसे ऊपरी भाग जो होता है फंडस होता है। फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे जहाँ से ये इसोफेगस की ये ओपनिंग स्टमक में हो रही है, इसके पास वाला पार्ट ये पूरा कार्डिया कहलाता है। जो मिडिल पार्ट है वो बॉडी ऑफ स्टमक या कॉर्पस कहलाती है, और जो लोअर पार्ट है वो पाइलोरस कहलाता है। ये स्टमक के पार्ट हो गए। उसके बाद जो आपको स्टमक में ये बीच में जोड़ दिखाई दे रहा है इस टाइप से, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर से मैं थोड़ा नीचे करती हूँ डायग्राम को। अब देखिए ये जो यहाँ पे जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये जॉइंट क्या है, ऊपरी जॉइंट जो है उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और जो नीचे वाला जॉइंट है उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ पाइलोरस पार्ट है इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऊपर क्या है कार्डियक पार्ट है इसलिए कार्डियक स्फिंक्टर। ये नेक्स्ट, इसके बाद ये जो है ये डियोडिनम है। यहाँ देखिए डायग्राम में दिख रहा है और यहाँ पे मैंने डिनोट भी किया हुआ है, डियोडिनम है। इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। Duodenum is first part of intestine. Question is, which is the first part of intestine? Then answer is duodenum. डायग्राम को ध्यान से देखिए, कौन सी चीज़ कहाँ से ऐड है, कहाँ से रिलेटेड है, वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी। डायग्राम को बिल्कुल माइंड में बिठाना है, तभी इनके आंसर्स आप कर पाएंगे। अब स्टमक की बात हमने ह्यूमन में की, लेकिन रूमिनेंट जो होते हैं जैसे काऊ, शीप, इनमें स्टमक कैसा होता है, इनमें स्टमक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, 4 चैम्बर्ड होता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इनके जो 3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर मैंने बताया कि 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो 3 चैम्बर होते हैं वो क्या होते हैं, रूमेन। 3 चैम्बर रूमेन का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है, कैमल इज़ ऑल्सो ए रूमेन, यानी कैमल भी एक रूमेन है, बट देयर इज़ 2 चैम्बर ऑफ स्टमक आर बैग लाइक प्रोसेस। लेकिन इसके जो 2 चैम्बर होते हैं इसके स्टमक के, वो बैग लाइक प्रोसेस होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाटर का स्टोरेज होता है। ये वाटर कहाँ से आता है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन दिस 2 चैम्बर। यानी जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो उससे वाटर जो निकलता है, वो वाटर का स्टोरेज ये कैमल की स्टमक के 2 चैम्बर में हो जाता है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टमक के बारे में, स्टमक में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, सिक्रीट करती हैं, और यही गैस्ट्रिक जूस स्टमक को एसिडिक मीडियम बनाती हैं। क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट एसिडिक मीडियम होता है, या किस कारण से स्टमक एसिडिक मीडियम होता है, तो ये गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, यही स्टमक को अम्लीय बनाता है या एसिडिक मीडियम बनाता है। इसमें HCl होता है, HCl प्रोड्यूस होता है इस गैस्ट्रिक जूस में। अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, इनकी संख्या देखिए कितनी होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, 3.5 करोड़ लगभग, एवरेज ये थोड़ा सा लगभग में है, 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कहाँ, स्टमक में, हमारे ह्यूमन के स्टमक में इतनी ग्लैंड्स होती हैं। इट प्रोवाइड्स जूस। जूस कितना बनाती हैं, 1 to 3 लीटर जूस बनाती हैं, और इस जूस का कलर येलो होता है, और इसका जो pH होता है 1.0 to 3.0, यानी 1 से 3 pH तक इसका जो pH है वो रहता है, यानी बहुत ज़्यादा ये अम्लीय होता है। According to secretion, there is 4 type of cell in the gastric gland.
यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो सिक्रीशन के आधार पे 4 प्रकार के सेल्स की बनी होती हैं। सिक्रीशन के आधार पे कोई किस प्रकार का सिक्रीशन कर रही, उस आधार पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सेल हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है म्यूकस नेक सेल, दूसरी पैराइटल सेल जिसका दूसरा नाम है ऑक्जिनेटिक सेल, तीसरी है जाइमोजेनिक सेल और चौथी है एंटेरो एंडोक्राइन सेल। अब इनमें से जो 3 हैं, म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल, जाइमोजेनिक सेल, इन तीनों का काम क्या है? ये सिक्रीशन करती हैं गैस्ट्रिक जूस का। लेकिन जो चौथी ग्लैंड की सेल है एंटेरो एंडोक्राइन सेल, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट करती है और ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट करती है वो कहाँ जाता है? सीधे ब्लड में जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखें, हमने स्ट्रक्चर देख लिया स्टमक का, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टमक में। अब हम इसके फंक्शन देखेंगे, स्टमक के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये फूड रिजर्वियर का काम करता है, यानी कि फूड को रिजर्व करता है। यदि फूड को स्टमक रिजर्व ना करे तो हमें क्या होगा? हमें हर 20 मिनट के बाद खाना खाना पड़ेगा, हमें हर 20 मिनट के बाद खाने की ज़रूरत लगेगी। यानी ये भोजन को काफ़ी समय तक क्या करता है? रोकता है। काफ़ी समय तक यहाँ पर भोजन रुका रहता है। तो फूड रिजर्वियर की तरीके काम कैसे करता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ काइम। काइम का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है? यहाँ पे क्या होता है, जो मूवमेंट्स चलते रहते हैं स्टमक में, उन मूवमेंट्स के कारण जो गैस्ट्रिक जूस होता है वह फूड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के इसकी पतली लेई जैसी बना देता है। वाइट कलर की बिल्कुल लुगदी टाइप पतली पतली सी बना देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इस तरीके से काइम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इन गैस्ट्रिक जूस 97 to 99% वाटर। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है? 97 से 99% से होती है। और जो HCl की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.2 से 0.5% तक HCl होता है। इनकी जो क्वांटिटी है उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्टमक में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है पेप्सिनोजेन एंजाइम। पेप्सिनोजेन एंजाइम यानी कि जो मेन थिंग इज़ दैट, आपसे कोई पूछे कि स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है तो मेन रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है प्रोटीन को जो है तोड़ देता है। अब ये पेप्सिनोजेन एंजाइम पहले कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, कन्वर्ट होने के बाद फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फिर प्रोटीन को किस में जोड़ तोड़ते हैं? पेप्टोन्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद जो HCl है, HCl इज द रीज़न ऑफ एसिडिक मीडियम। ये बात हमने आपसे पहले ही कर ली है कि एसिडिक मीडियम क्यों होता है? HCl के कारण होता है स्टमक में। नेक्स्ट है, स्टमक का और क्या काम है? जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन ब्रेक डाउन होती है और किस में ब्रेक डाउन होती है? न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड और साथ में प्रोटीन बनता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में अलग अलग हो जाता है। पेप्सिनोजेन का काम हमने बता दिया कि पेप्सिन में चेंज होता है, फिर प्रोटीन का वो डाइजेशन करता है। उसके बाद स्टमक का एक और मेन काम होता है, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए ईजी बनाता है। जो स्टमक के फंक्शंस चलते रहते हैं, स्टमक की जो मूवमेंट्स चलती हैं स्टमक के अंदर, वो उसी के कारण जो विटामिन B12 है जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन, इसके एब्जॉर्प्शन को इजी बनाता है। किसके लिए? ब्लड सेल के लिए। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? ब्लड की सेल्स करती हैं। तो ब्लड सेल के लिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कौन इजी बना रहा है? स्टमक। ये इसका मेन काम हो गया। नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की बात हम लोगों ने कल भी की थी। लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट का डाइजेशन करता है। जो फैट होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड फैट होती हैं, उनको सिंपल फैट में तोड़ देता है, सिंपल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना करके। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका काम है वो है मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन। जो है हमारे जो ह्यूमन बॉडी एडल्ट होती है उनमें तो यही करता है काम पेप्सिनोजेन, लेकिन जो
बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, शिशु होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनमें मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन रेनिन पाया जाता है। और ये सिर्फ शैशवावस्था में ही होता है, एडल्ट स्टेज में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो ये मैंने आज आपको पूरा स्टमक तक पढ़ा दिया। अब मेरा माउथ कंप्लीट हो गया, फेरिंग्स कंप्लीट हो गए, बकल कैविटी कंप्लीट हो गई, इसोफेगस कंप्लीट हो गया, देन स्टमक भी कंप्लीट हो गया विथ देयर फंक्शंस। अब स्टमक के बाद हमारी जो मेन पार्ट आता है वो है इंटेस्टाइन, जिसमें कि मेन पाचन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल।